हेलो फ्रेंड्स। अब व्हीकल एयर कंडीशनिंग जिसके अंदर आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे इनर इक्विलाइजिंग टाइप थर्मल एक्सपांसन वाल्व। इनर इक्विलाइजिंग टाइप थर्मल एक्सपांसन वाल्व और दूसरा जो है हमारा है एक्सटर्नल इक्विलाइजिंग टाइप थर्मल एक्सपांसन वाल्व। अब सबसे पहले हम समझते हैं इनर इक्विलाइजिंग टाइप थर्मल एक्सपांसन वाल्व। लेकिन सबसे पहले तो हम एक्सपांसन वाल्व जो है हमारा उसका वर्क समझ लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सपांसन वाल्व यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्सपांसन वाल्व का काम क्या है उसके बारे में सबसे पहले तो हम स्टडी कर लेते हैं। सो एक्सपांसन वाल्व जो है जिस तरीके से मैंने इसके बारे में पूरा लेक्चर लिया हुआ है तो आपको पता होगा कि थर्मल एक्सपांसन वाल्व यानी कि यहाँ आप समझ सकते हो थर्मल एक्सपांसन लिखा हुआ होता है, ठीक है। दैट मीन्स कि वहाँ पे जो हीट है वो भी क्या हो रही है, एक्सपांड हो रही है। दूसरी बात है अंदर से जो रेफ्रिजरेंट जो घूम रहा है, ठीक है, जो हमारी सिस्टम है उसके अंदर से जो रेफ्रिजरेंट घूम रहा है वो रेफ्रिजरेंट जैसे ही वो कंप्रेसर से कंडेंसर से लेके क्या तो कि एक्यूमुलेटर जिसको हम रिसीवर ड्रायर कहते हैं वहाँ से वो आता है एक्सपांसन वाल्व। अब जैसे ही वो कंप्रेसर में होता है तो हमको पता है उसका जो आउटपुट रहता है वो हाई प्रेशराइज वेपर रहता है। वहाँ से वो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर का जो आउटपुट रहता है वो भी हाई प्रेशराइज, बट अब वो वेपर स्टेट नहीं बट लिक्विड मॉइस्टी वेपर हम कन्वर्ट कर देते हैं उसको। यानी कि कंडेंसर जो है वो क्या कर देता है उसको लिक्विड मॉइस्टी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे वो लिक्विड मॉइस्टी फॉर्म में कन्वर्ट रहता है उसके बाद क्या होता है तो कि उसके बाद वो जाता है एक्सपांसन वाल्व रिसीवर ड्रायर के बाद वो एक्सपांसन वाल्व में जाता है। अब वो जैसे ही एक्सपांसन वाल्व में जाता है तो एक्सपांसन वाल्व का हमको पता है कि क्या है तो कि एक्सपांसन वाल्व जो है वो क्या करता है उसके प्रेशर को डिक्रीज करता है और उसका जो फ्लो है, क्योंकि जैसे वो कंप्रेसर से आ रहा है और वहाँ पे लिक्विड है, वेपर है, मॉइस्टी फॉर्म है, तो वो सभी जितने भी मॉलिक्यूल्स है सब डिफ्रेंशिएट है, उसके जो फेज़ है वो अलग अलग फेज़ है। तो उसको कंट्रोल करना और उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व दिया जाता है। और ये जो एक्सपांसन वाल्व है उसका मेन फंक्शन हम देखना चाहे तो सबसे पहला है टू डिक्रीज द प्रेशर ऑफ गिवन रेफ्रिजरेंट और दूसरा है टू कंट्रोलाइज द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि जो रेफ्रिजरेंट का जो फ्लो हो रहा है उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। यानी ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक्सपांसन वाल्व जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो इमेज में यहाँ पे लिखा हुआ है रेफ्रिजरेंट इनलेट, तो रेफ्रिजरेंट इनलेट जहाँ पे लिखा हुआ है, अब वहाँ से हम आगे बढ़े तो आपको दिख रहा होगा ये इमेज के अंदर जहाँ से रेफ्रिजरेंट इनलेट हो रहा है, दैट मीन्स हम जहाँ से जैसे हम रेफ्रिजरेंट फील करते हैं जिस टाइम पे हमारा एसी जो रहता है उसके अंदर जो हमारा एसी कम पड़ जाता है तो उस टाइम पे हम एसी के अंदर रेफ्रिजरेंट फील करवाते हैं, तो वो हमारा रेफ्रिजरेंट, ये जो रेफ्रिजरेंट इनलेट है दैट मीन्स एक्सपांसन वाल्व का जो सेगमेंट है वहाँ से हम उसको फील करवाते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो ये क्या है तो क्या एक्सपांसन वाल्व है और ये जो है वो पूरा क्या है, इवोपरेटर है। यहाँ पे लिखा हुआ है इवोपरेटर ट्यूब। अब यहाँ पे हमको ये समझना है जिस तरीके से मैंने जो फिगर ड्रॉ की थी उसके अंदर क्या था कि एक्सपांसन वाल्व और उसके लेफ्ट साइड इवोपरेटर था। अब यहाँ आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें नीचे क्यों इवोपरेटर है, बस हमको तो साइक्लिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या है। साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि कंप्रेसर के बाद है कंडेंसर के बाद है रिसीवर ड्रायर के बाद है इवोपरेटर, ओके सॉरी हाँ रिसीवर ड्रायर, उसके बाद है एक्सपांसन वाल्व के बाद है इवोपरेटर के बाद है वापस कंप्रेसर। अब यहाँ जिस तरीके से हम देखें तो यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व है उसके ऊपर एक ट्यूब दी हुई है जिसको हम कहते हैं कैपिलरिटी ट्यूब। आप देखो तो जहाँ से वो कैपिलरिटी ट्यूब जो है वो कहाँ टच हो रही है तो एक्सपांसन वाल्व के ऊपर की तरफ जहाँ पे एक डायाफ्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक डायाफ्राम दिया हुआ है, वहाँ पे ये कैपिलरिटी ट्यूब कहाँ से आ रही है वो हम देखते हैं।
तो वो कहाँ, तो कि इवापोरेटर का जहाँ पे इनलेट है वहाँ से वो आ रही है। अब जहाँ पे डार्क कंटेंट दिया हुआ है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि डार्क कंटेंट जो है वो क्या है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डार्क कंटेंट जो है वो क्या है, लिक्विड है, और लाइट कंटेंट जो है वहाँ पे लाइट कलर दिया हुआ है हमारा गैसियस है। अब यहाँ पे पीएफ क्या है, तो गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग, एंड पीएस क्या है, स्प्रिंग होल्ड डाउन प्रेशर है, कि जहाँ पे स्प्रिंग जो है, जिस तरीके से आपको पता होगा, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि एक्सपांसन वाल्व जो है उसका दूसरा नाम ये भी है जिसको हम कहते हैं थर्मोस्टेटिक वाल्व, क्योंकि हमको पता है कि जिस तरीके से हमारी जो कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम के अंदर जो थर्मोस्टेट वाल्व होता है उसके जैसा ही यहाँ पे एक्सपांसन वाल्व भी जो है उसका भी काम है, उसके ऊपर जो ईपीआर लगा होता है, इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर। मैंने आपको बताया था कि इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर का काम क्या है, तो कि इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर जो इवापोरेटर है, इवापोरेटर में अगर वो जो रेफ्रिजरेंट है वो जैसे ही बाहर निकल रहा है, तो रेफ्रिजरेंट बाहर निकल रहा है लेकिन वो रेफ्रिजरेंट जो है वो कंप्लीट वेपराइज फॉर्म में नहीं है। तो कंप्लीट अगर वेपराइज फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डायरेक्टली उसको कंप्रेसर में भेज सकते नहीं हैं, बिकॉज अगर हमने उसको कंप्रेसर में भेज दिया तो कंप्रेसर विच हैव एबिलिटी टू कंप्रेस ओनली अ वेपर फ्लूइड, ओके, इट कैन नॉट कन्वर्ट, इट कैन नॉट कंप्रेसिबल टू लिक्विड फ्लूइड। दैट मीन्स वो लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकता, वो सिर्फ वेपर को कंप्रेस कर सकता है। और अगर इवोपरेटर में से अगर उसका परफेक्ट इवोपरेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, तो कि कंप्रेसर जो है उसके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे, और जो मॉइस्चर कंटेंट आ जाएंगे जिसकी वजह से सबसे मोस्ट प्रॉबेबल प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि कंप्रेसर के जो फिन्स है, कंप्रेसर के अंदर जो भी स्वेस प्लेट है, कंप्रेसर के पिस्टन जो भी है वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या तो डैमेज हो जाएंगे। अब व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ इट, कि ऐसा क्यों होता है कि लिक्विड कंटेंट आ जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि जो सिस्टम है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो गया हो। दूसरी बात है कि इवापोरेटर का जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंट टेम्परेचर ना बना हो, ये भी हो सकता है। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि इवापोरेटर जो है उसकी जो फिन्स है उसके अंदर रस्टिंग हो गया हो, या तो उसका जो डायमीटर है वो थोड़ा छोटा हो गया हो, ये भी एक कॉज हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहले तो हम पीएफ, पीएस और पीई को समझ लेंगे कि पीएफ का मतलब क्या होता है, गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग, के जहाँ तक वो सेंसिटाइज हो रहा है, यानी उसको सेंसिटिविटी मिल रही है टेम्परेचर की या प्रेशर की कोई भी, तो उसके ऊपर कोई सेंसिटिविटी आ रही है तो उसको हम कहते हैं गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग। पीएस स्प्रिंग होल्ड डाउन प्रेशर, पीएस यानी स्प्रिंग होल्ड डाउन प्रेशर, कि जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया इसके ऊपर हमने अभी स्टडी किया कि थर्मोस्टेट, कूलिंग सिस्टम के अंदर जैसे हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं, जैसे आपको पता होगा 88 डिग्री या तो उसके ऊपर थोड़ा सा भी टेम्परेचर जाता है तो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है, और वो थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाने की वजह से जो कूलेंट है वो कौन सी तरफ आगे बढ़ रहा है, रेडिएटर की तरफ आगे बढ़ रहा है। जब तक थर्मोस्टेट वाल्व ओपन नहीं होता, दैट मीन्स जो सिस्टम है उसका जो टेम्परेचर है वो सिस्टम का टेम्परेचर 88 या 87 डिग्री के नीचे रहता है। तो 88-87 डिग्री के नीचे रहता है तो उस टाइम पे क्या होता है, तो कि उस टाइम पे सबसे मोस्ट प्रोबेबल एक चीज़ रहती है कि वो जो चीज़ है वो थर्मोस्टेट वाल्व की जो स्प्रिंग है वो एक्सटेंड यानी एक्सपांड नहीं होते, वो एक्सपांड नहीं होती। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो जाती है कि अब वो जो कूलेंट है वो सिर्फ कहाँ कहाँ घूमेगा, क्योंकि वो सिर्फ वाटर जैकेट्स के अंदर घूमेगा, बट इट कैन नॉट फ्लो इनटू दी रेडिएटर। जैसे ही जो कूलेंट है उसका टेम्परेचर वाटर जैकेट्स में घूमते 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 88 से 89 हो जाता है, 90 हो जाता है, थर्मोस्टेट वाल्व खुलने लगता है। इसका ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है थर्मोस्टेट वाल्व ओपनिंग, उसका पूरा प्रैक्टिकल वीडियो है, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है, जो आपको मिल जाएगा अच्छे से, जो आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही थर्मोस्टेट वाल्व खुल जाता है, अब सिस्टम जो है वो सिस्टम के अंदर जो कूलेंट है वो कूलेंट अब कहाँ जा रहा है, तो कि रेडिएटर में जा रहा है। बस इसी तरीके से यहाँ पे एक ईपीआर होता है, जो ईपीआर क्या करता है, तो ईपीआर ये करता है कि अगर इवोपरेटर जो है, इवोपरेटर के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से उसके अंदर का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो इतना स्पीडी हो गया कि जो
लिक्विड वेपर मॉइस्चर कंटेंट जो थे रेफ्रिजरेंट के, वो रेफ्रिजरेंट टोटली वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो वो इवोपरेटर के अंदर से वापस उसको कहाँ भेज देगा, कंप्रेसर में, सॉरी इवोपरेटर में से वो डायरेक्टली उसको कहाँ भेज देगा, कंप्रेसर की बजाय वापस एक्सपांसन वाल्व में। दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो साइकिल है, सबसे पहले क्या है हमारे लिए एक्सपांसन वाल्व है। एक्सपांसन वाल्व से हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉप वाली लाइन, उसके बाद नीचे, उसके बाद नीचे, और यहाँ से सॉरी उसके बाद यहाँ से बाहर निकलते हुए वो ये जो लाइन है वो कहाँ की तरफ जाएगी, कंप्रेसर की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जैसे ये कंप्रेसर की तरफ जाएगी ऐसा हम समझते हैं, तो इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डार्क स्टेट है वो क्या है, लिक्विड स्टेट, और आगे जाते जाते वो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, गैसीय स्टेट, यानी कि उसको टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर सफिशिएंट नहीं है, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, ये कैपिलरिटी है, वो क्या करेगा, अगर वो टेम्परेचर सही नहीं है तो वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए उसको क्या कर देगा, वापस उसको भेज देगा कहाँ पे, एक्सपांसन वाल्व में, उसको वापस कहाँ भेज देगा, एक्सपांसन वाल्व में। तो एक्सपांसन वाल्व में भेजने की वजह से वो जो चीज़ है हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फ्लो हो रहा है वो PF लिखा हुआ है, दैट मीन्स गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग। जैसे उसको यहाँ पे सेंसिटाइज किया उसने यहाँ पे सेंसर की वजह से, जिसकी वजह से वहाँ पे आप देख सकते हो सुपर हीटेड वेपर पार्टिकल। ठीक है, तो जैसे ही सुपर हीटेड वेपर जो है वो यानी पार्टिकल जो है, ठीक है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो पार्टिकल्स है वो सब कहाँ चले जाएंगे, वापस एक्सपांसन वाल्व में, और एक्सपांसन वाल्व के ज़रिए उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, और प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से अब उसका फ्लो थोड़ा क्या हो जाएगा, धीरा हो जाएगा। फ्लो धीरा होने की वजह से वो वापस इवापरेटर में आसानी से फ्लो हो पाएगा, और इवापरेटर में फ्लो होते ही उसका टेम्परेचर अराइज होगा। टेम्परेचर अराइज होगा तो वापस उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होंगे वो टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो कि टोटली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर इट्स रेडी टू गो इनटू द कंप्रेसर, यानी अब ये लाइन में से आप उसको कंप्रेसर में भेज सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहती है कि जितना हो सके उतना 100% कन्वर्जन हो जाए। अगर 1% भी अगर उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट रहे तो हम उसको आगे सिस्टम में भेज सकते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये होती है कि व्हीकल एयर कंडीशनिंग के लिए कि एक्सपांसन वाल्व जो है और इवोपरेटर जो है, इवापरेटर तब तक उसको कंप्रेसर में सेंड इट नहीं कर सकता रेफ्रिजरेंट को जब तक उसका टोटल उसका किस में कन्वर्जन ना हो गया हो, तो के वेपर में, यानी कि गैसीय स्टेट में उसका कन्वर्जन ना हो गया हो। अगर उसका गैसीय स्टेट में कन्वर्जन नहीं हुआ है उसका मतलब ये है कि वो जो अंदर जो इवोपरेटर है उसके अंदर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। प्रेशर ज़्यादा है उसका मतलब ऐसा हुआ कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन टाइम है कि इवापरेटर में से जो रेफ्रिजरेंट को घूमना चाहिए वो ट्रांसपोर्टेशन टाइम इतना कम हो गया कि जिसकी वजह से वो इतना हीट हो ही पाया नहीं, और वहाँ से जो ये डार्क स्टेट जो है वो शायद यहाँ तक पहुँच जाए, जिसकी वजह से यहाँ आते आते वो जो रेफ्रिजरेंट है वो टोटली गैसीय स्टेट में कन्वर्ट ना हो पाया हो। अब इसी तरीके से अब हम दूसरे फिगर को समझते हैं। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 2 लाइन दी हुई है। फर्स्ट वन तो जो कैपिलरिटी थी उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे दूसरी पाइप है जिसको हम कहते हैं इक्विलाइजर पाइप, जो आप PE को समझते हैं, जो लास्ट में हमने रहने दिया था, वेपर प्रेशर विद इन इवोपरेटर। अब जिस तरीके से हमको पता चला कि अगर इवोपरेटर जो है उसके अंदर का प्रेशर ही इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से, यानी कि प्रेशर ज़्यादा है उसका मतलब ये है कि कंप्रेसर जो है और सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से चल रही है। जब कोई भी सिस्टम लंबे टाइम से चल रही हो तो उस दौरान ऐसी प्रॉब्लम होना शुरू होता है। क्या शुरू होता है, तो कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि जिसकी वजह से इवोपरेटर का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइम वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इवोपरेटर ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाने की वजह से अब क्या होता है कि अंदर का जो कन्वर्जन है, जो लिक्विड में से उसको किस में कन्वर्ट होना है, गैस में कन्वर्ट होना है। तो लिक्विड में से जो गैस में कन्वर्ट होना है वो सही से हो नहीं पाता, और जिसलिए हम यहाँ पे PF के ज़रिए गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग ट्यूब
उसके ज़रिए हम उसको वापस भेज देते हैं। लेकिन PS जो है स्प्रिंग होल्ड डाउन प्रेशर, कि जो स्प्रिंग होल्ड डाउन प्रेशर वो सब तो होल्ड डाउन करता है, लेकिन अब हमारे लिए एक चीज़ है कि इवोपरेटर जो है, अब इवोपरेटर के अंदर जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा था कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी EPR, कि इसके साथ और एक चीज़ लगती है जो मैंने पीक में बताई थी। अब जिस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये स्प्रिंग जो है वो एक्सपांड हो चुकी है, स्प्रिंग एक्सपांड हो चुकी है, उसका मतलब ऐसा है कि अब इवोपरेटर जो है वो रेडी है किसके लिए, तो कि वापस एक्सपांसन वाल रेडी है किसके लिए, तो कि इवोप में वापस उसको भेजने के लिए। लेकिन ये एक्सपांसन वाल ये ऊपर इसलिए रहता है क्योंकि क्यों, तो कि ऊपर वाला जो सेगमेंट है उसको क्या कर देगा, वो बंद कर देगा, यानी कैपिलरिटी को बंद कर देगा। कैपिलरिटी को बंद करेगा दैट मीन्स उसका जो प्रेशर है वो तो बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर ज़्यादा टेम्परेचर यानी कम टेम्परेचर है, तो कम टेम्परेचर है दैट मीन्स हम समझ सकते हैं कि इवोपरेटर जो है वो कम टेम्परेचर पे, क्योंकि अगर हम ऐसा समझे कि हाई प्रेशर है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से अगर सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी हाई रहेगा, प्रेशर अगर ज़्यादा है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि कभी कभी प्रेशर ज़्यादा रहता है लेकिन टेम्परेचर क्या रहता है, कम रहता है। अगर टेम्परेचर कम रहेगा तब भी उसका टोटल वेपर में कन्वर्जन होना पॉसिबल नहीं है। ये हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या, तो कि अगर प्रेशर जो है वो और टेम्परेचर, अगर प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा रहेगा तब भी उसका ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन टाइम कम होगा तभी उसका जो हीटिंग होना चाहिए वो हीटिंग प्रॉपर हो पाएगा नहीं। तो हीटिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे हम पीवीटी थ्योरम नहीं लगा सकते। पीवीटी थ्योरम में ऐसा है कि प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम होगा। लेकिन यहाँ पे कोई एडियाबेटिक फॉर्मेशन, ना कोई आइसोथर्मल फॉर्मेशन, ना कोई आइसोचोरिक फॉर्मेशन, ना आइसोबेरिक फॉर्मेशन, कोई भी सिस्टम फॉलो नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे एक क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है लेकिन टेम्परेचर कम है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहेगा तब भी तो वो इतना फ्लो फास्ट इवोपरेटर में से निकल जाएगा कि जिसकी वजह से उसका टोटल इवोपरेशन नहीं हो पाया लिक्विड में से वेपर में। तो अब इसके लिए अगर उसके अंदर लिक्विड कंटेंट्स है दैट मीन्स टेम्परेचर उसका जितना होना चाहिए उतना नहीं है, तो हमको अब उसको वापस भेजना पड़ेगा। तो वापस भेजेंगे तो ये इक्विलाइजर पाइप क्या करती है कि जैसे ही उसका प्रेशर बढ़ेगा तो ये एक्सपांसन वाल जो है उसके अंदर एक्सपांडेड स्प्रिंग रहती है जिसको हम प्रेशर स्प्रिंग कहते हैं। वो प्रेशर स्प्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सपांड हो जाएगी और वापस एक्सपांसन वाल के अंदर वो रेफ्रिजरेंट आएगा और वापस उसको कहाँ भेजेगा, इवोपरेटर में भेजेगा। अब यहाँ पे हमारे लिए दो एडवांटेज है। सबसे पहला तो जैसे यहाँ पे आएगा तो वो पहले तो प्रेशर रिड्यूस करेगा, और यहाँ पे हाफ एक्सपांसन वाल के वहाँ पे एंट्रेंस दिया है, जिसका मतलब है कि प्रेशर उतना ज़्यादा फॉल नहीं होगा, प्रेशर में पार्शियल फॉलिंग आएगा, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे इवापोरेटर में से उसको पूरा का पूरा थॉरली उसको ट्रांसपोर्ट होना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांटेजेबल चीज़ ये रहेगी कि अब जो यहाँ का जो इनपुट रहेगा, सॉरी आउटपुट जो होगा, वो आउटपुट टोटली कौन से स्टेट में रहेगा, तो कि आउटपुट टोटली वो गैसियस फॉर्म में रहेगा। अब अगर गैसियस फॉर्म में रहा तो हमारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये रहेगी कि अब कंप्रेसर आसानी से उसको कंप्रेस कर पाएगा रेफ्रिजरेंट को। यानी कि एक्सपांसन वाल और इवापोरेटर ये दोनों एक इतने मेन यूनिट है हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, और इसके रिलेवेंट जो है इक्विलाइजर पाइप, कैपिलरिटी ट्यूब, और जो हम जिसको EPR कहते हैं, इवापोरेटिव प्रेशर रेगुलेटर, के जो प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करता है। ये सभी चीज़ बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इसके अंदर एक भी सिस्टम में अगर डिफ़ॉल्ट या तो फॉल्ट आया कोई भी, तो ये पूरी सिस्टम डिस्ट्रॉयड हो जाती है और कंप्रेसर के अंदर लिक्विड कंटेंट एंटर हो जाते हैं। और अगर कंप्रेसर के अंदर लिक्विड कंटेंट एंटर हो गए तो आप खुद समझ सकते हो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है। यानी कि जो आगे वाली फिगर है जिसके अंदर सिर्फ क्या था, कैपिलरिटी थी, कि वो क्या करती थी कि अगर प्रेशर जो है उसके अंदर जो टेम्प डिफरेंस आ रहा है तो प्रेशर को मैनिपुलेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर उसने फेज़ को देखा कि फेज़ क्या हो रहा है, कि अगर फेज़ में चेंज हो रहा है यानी कि वो जो गैसियस फॉर्म चाहिए वो गैसियस फॉर्म कंप्लीट हमको नहीं मिल रहा है, तो गैसियस फॉर्म हमको कंप्लीट नहीं मिल रहा है, तो वो सिंपल सा क्या करता है कि वो ये जस्टिफाई करता है कि इसका टेम्परेचर यहाँ पे जो होना चाहिए वो एम्बिएंट टेम्परेचर उसका पहुँचा
नहीं है। तो एम्बिएंट टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे एक चीज़ की जाती है जिसे हम कहते हैं कि वो जो है वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए वापस उसको इक्विलाइजर पाइप पीएफ यानी गैस प्रेशर विद इन सेंसिटाइजिंग ट्यूब, उस तरीके से पीएफ जो है वो कैपिलरिटी है, और यहाँ पे पी जो है वेपर प्रेशर विद इन इवापरेटर की जो इवापरेटर के अंदर का जो प्रेशर और टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने के लिए इक्विलाइजर में से उसको हाफ हैंड वहाँ पे उसको भेज दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा इवापरेटर और एक्सपेंशन वाल का रिलेशन, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एंड इनर इक्विलाइजिंग टाइप एक्सपेंशन वाल। थैंक यू।